बड़ी खबर आई फ्रांस से। वहां सरकार के खिलाफ भड़के विरोध प्रदर्शनों के बाद पेरिस में स्वास्थ्य कर्मियों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। स्वास्थ्य कर्मी अपना काम छोड़कर प्रदर्शनकारियों के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए। स्वास्थ्य कर्मियों ने मांग की कि सरकार को रक्षा पर ज्यादा बजट खर्च करने के बजाय अस्पतालों और स्कूलों पर बजट खर्च करना चाहिए। सौबात की एक बात यह कि नेपाल के बाद अब फ्रांस में लोग सड़कों पर उतर आए सरकार के खिलाफ। लेकिन फ्रांस में लोगों के विद्रोह की वजह क्या रही? तो पता है आपको, वहां के लोग जो भड़के, उसमें तमाम वजहों में, बहुत तमाम वजह हैं, और तमाम वजहों में एक वजह है सरकार ने 2 छुट्टियां कम करने की बात कह दी। साल में 2 छुट्टियां कम मिलेंगी, यह कह दिया सरकार ने। वैसे तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन छुट्टी तो वहां पर ऐसा मामला है कि सारी खुदाई एक तरफ, पब्लिक हॉलिडे एक तरफ। 2003 में एक बार वहां सरकार ने बोला था कि 1 छुट्टी कम होगी, तो ऐसा बवाल हुआ था कि सरकार ही घुटनों पर आ गई थी। इस बार प्लान है 2 छुट्टियां कम करने का। वैसे तो और भी बहुत कुछ है जिसकी वजह से यह चिंगारी सुलग रही थी, लेकिन छुट्टी कम होने का सुनते ही लोग वहां सड़कों पर उतर आते हैं। तो और क्या क्या है, और वहां यह विद्रोह क्यों हुआ, उसके लिए वहां के लोगों की सरकार से, वहां के लोगों को सरकार से मिलता क्या है, यह समझना पड़ेगा। ऐसा क्या हो गया कि पेरिस की सड़कों पर आगजनी कर दी लोगों ने? आंदोलन को नाम दिया है ब्लॉक टू, यानी ब्लॉक एवरीथिंग, यानी सब ब्लॉक कर दो, सब जाम कर दो, सड़कें ब्लॉक कर दो, ट्रेन ब्लॉक कर दो, दफ्तर ब्लॉक कर दो, पूरा देश ब्लॉक कर दो, सब काम ठप कर दो, चक्का जाम कर दो। तो ऐसा क्या हो गया? तो छुट्टियां कम करने की बात समझने से पहले समझते हैं कि खबर के पीछे की पूरी कहानी क्या है। फ्रांस है यूरोप में, ये तो आप जानते हैं। तो यूरोप के सारे देशों ने मिलकर अपनी करेंसी हटाकर यूरो कर ली थी, यानी सब देशों ने मिलकर पूरे यूरोप की अर्थव्यवस्था को जोड़ लिया था, यूरोपियन यूनियन बनाकर, ईयू। अमेरिका में जैसे डॉलर चलता है, हमारे देश में रुपया चलता है। यूरोप के सारे देशों में अलग अलग करेंसी के बजाय एक ही करेंसी हो गई, यूरो। सब देशों में यूरो चलता। यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जर्मनी और दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है फ्रांस। और पिछले कुछ सालों में फ्रांस की अर्थव्यवस्था जो है वो डाउन चल रही है। डाउन चल रही है मतलब क्या? सीधी भाषा में मतलब यह कि खर्चे ज्यादा चल रहे हैं, कमाई उतनी नहीं हो रही है। तो अब यूरोप की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का यह हाल हो गया, तो यूरो की कीमत घटने का खतरा हो गया। क्यों? क्योंकि फ्रांस को अपने खर्चे पूरे करने के लिए लेना पड़ गया कर्जा। जब कोई देश कर्जा लेता है तो उसकी मुद्रा यानी करेंसी की वैल्यू कम होने का खतरा हो जाता है। और करेंसी तो सारे यूरोप के देशों की कॉमन है, तो सारे यूरोप को नुकसान उठाना पड़ेगा, यानी कमाई कम हुई फ्रांस की, भुगतेंगे सारे देश। तो यह सब कंट्रोल करने के लिए यूरोपियन यूनियन ने कुछ अपने नियम बनाए हुए हैं कि जितनी भी उनके किसी देश की जीडीपी होगी, किसी भी देश की जो जीडीपी होगी, उसका 60% से ज्यादा वो कर्ज नहीं लेगा। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, यानी पूरे देश में जितना भी कारोबार होता है, प्रोडक्शन होता है, हर क्षेत्र का, सारे लोगों का मिलाकर जितना भी धंधा होता है, वो सब मिलकर टोटल जो होता है वो साल में उसको कहते हैं जीडीपी। ठीक है? तो यह तय कर लिया इन्होंने कि यूरोपियन यूनियन के देश अपनी जीडीपी का 60% से ज्यादा कर्जा नहीं लेंगे, तो चीजें कंट्रोल में रहेंगी। लेकिन फ्रांस ने कितना कर्जा ले लिया? जीडीपी का 114%, यानी टोटल जितनी जीडीपी है उससे भी 14% ज्यादा। तो जैसे अगर आपकी कमाई हो 1 लाख रुपए, आप बैंक से कर्जा ले लो 1,14,000, तो क्या होगा? बैंक बोलेगा ना, भाई वापस कैसे करोगे? तो अपने खर्चे कम करो, नहीं तो दिवालिया हो जाओगे। यही हाल सरकारों का भी होता है जब कर्जा ज्यादा हो जाता है, उनका आगे का कर्जा उनको मिलना महंगा हो जाता है, उनकी करेंसी की वैल्यू गिरने लगती है। तो यूरोपीय यूनियन ने दबाव बनाया फ्रांस पर कि अपनी हालत ठीक करो, नहीं तो खुद तो डूबोगे, साथ में यूरोप को ले डूबोगे, क्योंकि वहां के सब देशों की अर्थव्यवस्था अब जुड़ी हुई है। अब जब आपका बजट बिगड़ता है तो आप क्या करते हो? या तो भाई कमाई बढ़ाओ किसी तरह से, या खर्चे कम करो। तो सरकारों पर भी यही दबाव होता है। अब पिछले कुछ सालों में क्या हुआ कि एक तो कोविड हो गया, तो कारोबार चौपट हो गया। उसके बाद आ गया रूस यूक्रेन युद्ध, तो यूरोप के देशों के बहुत खर्चे हो गए। फ्रांस ने तो बहुत हथियार वगैरह भी दिए यूक्रेन को। रूस से जो तेल गैस आ रहा था वो भी यूरोप को महंगा पड़ने लग गया, वो भी खर्चे बढ़ गए। कहां तो सोच रहे थे रूस की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी जंग में, यहां यूरोप के देशों की हालत खराब होने लग गई। तो कमाई बढ़ी नहीं, खर्चे नए नए खड़े हो गए। कर्ज बढ़कर जीडीपी का 114% हो गया। अब फिर बजट बनाया गया कि लोगों को जो सुविधाएं दी जाती हैं वो खर्चे कुछ कम किए जाएं ताकि अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सके।
इसी बात पर सारा बवाल शुरू हो गया, क्योंकि फ्रांस के लोग इतना सारा टैक्स देते हैं इन सुविधाओं के लिए कि वो भड़क गए कि ये क्या बात हुई, टैक्स किस बात का दे रहे हैं, अगर सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो। आप उनका टैक्स सुनोगे ना, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी आपकी। लेकिन फिर उनको जो उस टैक्स के बदले में मिलता है वो भी अच्छी तरह से देख लेना। तो पहले तो सुनिए, लोग फ्रांस में इनकम टैक्स कितना देते हैं। तो फ्रांस में इनकम टैक्स 0% से लेकर 45% तक जाता है, जितना कमाते हैं उस हिसाब से। मतलब सबसे ऊपर का ब्रैकेट 45% के आसपास का बैठता है। लेकिन औसत अगर देखा जाए तो फ्रांस में ज्यादातर लोगों को अपनी कमाई का औसतन 10-15% इनकम टैक्स देना पड़ता है। अब आप कहोगे बस 10-15%, तो जरा ठहरिए, आगे सुनो। इनकम टैक्स के अलावा लोगों को देना पड़ता है सोशल कंट्रीब्यूशन अपनी कमाई से, और देना पड़ता है पेंशन कंट्रीब्यूशन अपनी कमाई से। आप कहोगे यहां भी तो देते हैं इतना सब, तो अभी रुकिए। और वहां देते हैं लोग हेल्थ केयर के लिए, स्वास्थ्य के लिए अलग पैसा, बेरोजगारों की मदद के लिए अलग पैसा देना पड़ता है अपनी कमाई से, दिव्यांगों के लिए अलग देना पड़ता है। कंपनियां जो अपने हिस्से का देती हैं वो भी अपनी कमाई में ही किसी तरह डेंट पड़ता है ना। कंपनियों देती हैं लेकिन वो भी आपकी कमाई से जाता है, जैसे यहां पर सीटीसी से काट कर जाता है इंश्योरेंस वगैरह, वो सब भी कटता है वहां। इसके अलावा भी छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन मिलाकर कमाई का कितना चला जाता है सरकार को पता है? कमाई का औसतन 50 से 54%, यानी 50 से 54% सरकार ले जाती है। मतलब कमाई का आधा भी नहीं मिलता आपको। यानी 100 यूरो कमाओ तो मिलेंगे 46 100 में से, यह हाल है। लेकिन अब सुनिए इसके बदले में लोगों को वहां मिलता क्या है। इलाज सबका टोटल फ्री, डॉक्टर फ्री, अस्पताल फ्री, ऑपरेशन फ्री, ज्यादातर दवाइयां फ्री, सब सरकार देखती है। और सरकारी अस्पताल ऐसे कि गरीब से गरीब और अमीर से अमीर वहीं इलाज करवाता है। और सुनिए, पढ़ाई फ्री, नर्सरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक सब फ्री। पढ़ाई फ्री, किताबें फ्री, स्टेशनरी फ्री, कैंटीन में खाना फ्री। स्कूल कॉलेज ऐसे कि गरीब से गरीब और अमीर से अमीर घरों के बच्चे वहां पढ़ते हैं। और सुनिए, सबको मिलती है पेंशन, सबको। रिटायर होने पर तनख्वाह की 70% तक पेंशन बंद जाती है सबकी, सबको सरकार देती है। सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, कोई हो। टैक्स सुनकर कान खड़े हो गए थे ना आपके, अब आंखें फट रही है ना सुविधाएं सुनकर। अभी तो फटी की फटी रह जाएंगी, सुनते जाइए। बेरोजगारी भत्ता, 2 साल तक आप बेरोजगार रहो तो भत्ता मिलता है पिछली तनख्वाह का 75%। क्या समझे? 2 साल तक अगर नौकरी ढूंढ रहे हो तो सरकार पाल रही है आपको। और सुनिए, जिनके बच्चे हैं उनको हर बच्चे के लिए हर महीने अलाउंस 400 यूरो हर महीने तक का भत्ता है, हर बच्चे के लिए सरकार की तरफ से। और सुनिए, सुनते जाइए। अभी तो दफ्तर तक जाने के लिए बस, ट्रेन वगैरह अगर आप लेते हो तो आपकी कंपनी को आपको उसका 75% खर्चा देना है, टिकट का कंपनी देती है उसका पैसा। और सुनिए, साल में 5 हफ्तों की पेड लीव, छुट्टी, 5 हफ्ते पूरी तनख्वाह के साथ। इसके अलावा 11 पब्लिक हॉलिडे साल में, वो अलग हैं। 11 सार्वजनिक अवकाश, और छुट्टी मतलब छुट्टी। वो 11 के बजाय 9 करने का प्रस्ताव आया तो बवाल हो गया है, सोचिए। और सुनिए, बीमारी या किसी दुर्घटना की वजह से आप काम नहीं करने की हालत में आए तो उसका इंश्योरेंस का पैसा मिलता है। और मैटरनिटी लीव, बच्चा पैदा होने पर मां को कितनी छुट्टी? 16 हफ्ते, यानी 4 महीने पूरी तनख्वाह के साथ। पिता को 4 हफ्ते पैटर्निटी लीव बच्चा पैदा होने पर, यानी 1 महीना पूरी तनख्वाह के साथ। और सुनिए, आप सोच रहे होंगे कि फिर काम घंटों घंटों करवाते होंगे ना। 35 घंटे लिमिट है, 35 घंटे हफ्ते में, यानी 5 दिन काम करो, हफ्ते में 2 छुट्टियों के साथ, तो रोजाना 7 घंटे से ज्यादा नहीं। और ज्यादा करना पड़ गया तो ओवर टाइम मिलता है, तनख्वाह के 1.5 गुना रेट पर ओवर टाइम। बच्चे की देखभाल के लिए किसी को घर पर रख लो तो उसकी तनख्वाह पर टैक्स में छूट मिलती है, अगर उसको तनख्वाह दो तो, आया वगैरह को। नौकरी से अगर कंपनी निकाल दे तो कंपनी को निकालने की पेमेंट करनी पड़ती है। जितने साल नौकरी की है आपने उस कंपनी में, उतनी 1 महीने की तनख्वाह का 1/4, 1/4 यानी 1/4 1 महीने की तनख्वाह का हर साल के हिसाब से, जितने साल उस कंपनी में काम किया। इसके अलावा टैक्स के पैसे वो सब तो होता ही है,
सड़कें बनती हैं, ट्रेन लाइनें बिछती हैं, अस्पताल बनते हैं, वगैरह वगैरह। वो जो सरकार काम करती है वो तो करती है। ये सब हैं सुविधाएं। वहां के लोगों का मानना है कि इस सब के लिए उन्होंने टैक्स दिया, तो सरकार अब इनमें कटौती कैसे कर सकती है? भाई टैक्स हमने दिया है, 54% टैक्स दे रहे हैं, 100 का 46 हाथ में आ रहा है, लेकिन यह सब मिल रहा है उसके बदले में। हालांकि कुछ ही सुविधाओं में कटौती का प्लान है अभी, लेकिन उनको वो भी मंजूर नहीं है। वो तो 11 सरकारी छुट्टियों की 9 छुट्टियां करने पर नहीं मान रहे, बवाल कर रखा है, बाकी तो दूर की बात है। तो यह है कहानी फ्रांस में विद्रोह की। सरकार को खर्चे कम करने हैं, पब्लिक कह रही है कहीं और कम कर लो, रक्षा में कर लो, हमारी सुविधाएं हमारी हैं, हमने टैक्स दिया अपनी कमाई का आधे से ज्यादा, तो हम तो अपनी सुविधाएं लेकर रहेंगे, छुट्टियां भी लेकर रहेंगे, नहीं तो कर देंगे सरकार की छुट्टी। 100 बात की एक बात।